Bismillahirrahmanirrahim. Today my subject is Transfer of Property Act 1882. The question would be, what is transfer of property? What may be transferred? And then we will read out the Section 9 oral transfer as well as Section 8 persons competent to transfer and operation of transfer. These are the topics which I will try to discuss today. So far as the transfer of property is defined under Section 5 TPA, transfer of property means an act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living persons, or to himself and one or more other living persons, and to transfer property is to perform such act. जहाँ तक इसकी अब एक्सप्लेनेशन का ताल्लुक है तो 4 पॉइंट्स बड़े अहम हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है. नंबर 1, only a living person can transfer the property. Secondly, property can be transferred either in present or future. Thirdly, property can be transferred to one or more than one living persons. And finally, property can be transferred to himself, meaning thereby the person who is transferring the property, along with one or more other person. These are the 4 or 5 important ingredients of the definition of transfer of property. Now the question arises, what includes the word living person? So far as the living person is concerned, it includes a company, an association, body of individuals, whether incorporated or not, but nothing herein contained shall affect any law for the time being in force to transfer a property to or by companies, associations or body of individuals. तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जो लिविंग पर्सन है उसमें कंपनी भी शामिल हो सकती है, एसोसिएशन भी शामिल हो सकती है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी इसमें शामिल हो सकती है. अब नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि क्या क्या चीज हम या कौन कौन सी चीजें हम ट्रांसफर कर सकते हैं. नंबर 1, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ TPA. The chance of an heir apparent succeeding to an estate first I have to tell you that property of any kind may be transferred. आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सेप्शंस दी गई हैं इनको आप प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर नहीं कर सकते. जनरल प्रिंसिपल के तौर पर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये जो 6-7 किस्म की प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं जिसमें आप एक्सेप्शन दी गई है. चांस ऑफ एन हेयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, द चांस ऑफ ए रिलेशन ऑब्टेनिंग ए लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ ए किन्समैन और एनी अदर मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. जब चांस पे है आपके अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो आप 100% श्योर नहीं है कि आप प्रॉपर्टी जो है वो आपकी तरफ ट्रांसफर हो रही है, बल्कि चांस है इस बात का कि उसकी जो स्टेट है वो आपको सक्सीड कर रही है बाजार, या फिर आप चांस पे है कि आप उसकी लीगेसी जो है उसको ऑब्टेन करने में कामयाब हो सकते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर. तो ये 3 तरह की जो सूरत हाल है इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती. इसी तरह से a mere right of re-entry by breach of condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. अगर कोई कंडीशन थी जिसकी बिना पर कोई माहिदा हुआ था, अगर उसकी ब्रीच हो जाती है
उसकी खिलाफवर्जी हो जाती है। तो खिलाफवर्जी होने पर आप री इंटर हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं एज ए राइट, तो तब भी आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते मासवाए इसके कि आप रियल ओनर ना बन जाए। इसी तरह से ईजमेंट जो है वो उसको भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इसी तरह से एन इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्टेड इन इट्स एंजॉयमेंट टू द ओनर पर्सनली कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। एक आपने इंटरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसकी एंजॉयमेंट को मना कर दिया है, तो फिर आप पर्सनली उसको भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और इसी तरह से मियर राइट टू सू कैन नॉट बी ट्रांसफर। सिर्फ ये जी कि भाई आप मेरी तरफ से दावा दायर करते, आप उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड नॉर कैन सैलरी ऑफ ए पब्लिक ऑफिसर वेदर बिफोर और आफ्टर इट्स बिकम्स पेएबल। आप ना तो पब्लिक ऑफिस अपनी जगह पर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं और ना ही अपनी सैलरी किसी दीगर शख्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स एंड सिविल पर्सोनर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल पर्सन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये चीजें भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके अलावा जनाब मजीद जो चीजें उन्होंने बयान की गई हैं, अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है जी कि पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, वो कौन कौन से अशखास हैं जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसमें आपको 3-4 पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटाइटल्ड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी आर ऑथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, नॉट हिज ओन इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी either whole or in part, and either absolutely or conditionally, in the circumstances, to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time in force। हर शख्स जो है वो कॉम्पिटेंट है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सके, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने का मजाज हो, और दूसरी बात यह है कि उसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती हो, इसका इंटाइटल्ड हो कि प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर टू हिम, या वो ऑथराइज हो कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सके, या फिर उस प्रॉपर्टी को वो मुकम्मल तौर पर या कुछ उसका हिस्सा ट्रांसफर करने के काबिल हो, या वो कतई तौर पर इस तरह से कर सकता हो या किसी कंडीशन के साथ कर सकता हो। तो ऐसे अशखास जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के कॉम्पिटेंट हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो सेल डीड जो है उसको एम्पावर रखता है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके, तो वो ऐसे अशखास ही हो सकते हैं कि who are competent to contract and were entitled to transfer property in their own right or as authorized persons। और इसी तरह से जी अगली जो बात हमारे पास आती है वो नेक्स्ट ये आता है प्रिंसिपल, वो ये है जी कि ओरल ट्रांसफर के बारे में कुछ बातें करना जरूरी समझता हूँ। A transfer of property may be made without writing in every case in which the writing is not expressly required by law। सेक्शन 9 इस बात को क्लियर करता है कि अगर आपको ना कैटेगोरिकली एक्सप्रेस नहीं कर दिया कि ये आप लिख के करेंगे, तो आप बगैर लिखे हुए भी मुआहदा जो है उसको कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जहां तक वो चीजें जी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी ट्रांसफर जो है वो रिटर्न होनी जरूरी है, तो ऑल सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 और अपवर्ड्स एंड ऑफ रिवर्शन और अदर इंटेंजिबल थिंग्स जो है सेक्शन 54 TPA के मुताबिक हर वो गैर मनकूला जायदाद जिसकी वैल्यू जो है वो ₹100 से ऊपर है, उसकी ट्रांसफर आप लिख कर करेंगे, उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। और इसी तरह से ऑल मॉर्गेजेस जिनकी सिक्योरिटी जो है ₹100 या उससे अपवर्ड है, एंड इन द केस ऑफ ए सिंपल मॉर्गेज
इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट सिक्योर्ड जो दी गई है उसके अलावा उसकी भी रजिस्ट्रेशन लाजमी। लीजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर ऑफ एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर रिजर्विंग अ ईयरली रेंट सेक्शन 107 TPA के तहत ये जरूरी है कि ऐसी दस्तावेजात को रजिस्टर्ड करवाया जाए। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 1 to 3 में ये लाजमी करार दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ गिफ्ट इज कंपल्सरी और ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम अंडर सेक्शन 131 TPA ये भी जरूरी है कि आप उसको अब जनाब अली नेक्स्ट आ जाता है कि सेक्शन 13 में एक बड़ा अहम क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन वेयर on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of transfer, subject to the prior interest created by the same transfer. The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transfer in the property. इसमें दो चीज़ें बयान की गई हैं। पहली बात तो ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चा अनबॉर्न है क्या उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है? यस, द आंसर इज यस। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अ चाइल्ड हु इज इन द वॉर्म ऑफ द मदर। और अगर उसके बारे में आप कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं लेकिन वो बच्चा अभी तक उस स्टेट पर जिस स्टेट पर आपने वो इंटरेस्ट क्रिएट किया तो द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट, वो उस वक्त तक इफेक्ट नहीं होगा अनलेस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी, जब तक आप उसको मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर नहीं कर देते। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो नेक्स्ट टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट वो आ जाता है जी आपका सेक्शन है सेक्शन 53। अगर हम देखें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53A, two very important topics: fraudulent transfer and part performance of a contract. So far as the fraudulent transfer is concerned, it has been narrated in section 53 of transfer of property, जिसमें ये बात बयान की गई है कि every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the credits of the transferor shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed। वाज़े तौर पर उन्होंने इस बात का एनालिसिस कर दिया है पहली क्लास में कि फर्स्ट क्लास डील्स एक्सक्लूसिवली विद ट्रांसफर्स मेड with intent to defeat or delay creditors, or second class deals exclusively with transfers made to defraud subsequent transferee. The first para enacts that if the intent to defeat or delay is established, the transfer is voidable at the option of the creditor so defeated or delayed. The second para postulates the existence of the both good faith and consideration as sufficient to take the case out of the operation of the rule in the first para। इसी तरह से जो दूसरा पैरा है उसमें ये बात बयान की गई है, nothing in the subsection shall impair the right of a transferee in good faith and for consideration। अगर उसने consideration की है और good faith की है तो उसके जो right है उसको कोई चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसी तरह से आगे नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइमिंग एंड फोर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी के मतलब ये बात बयान की गई है कि अगर इंसॉल्वेंसी का चैप्टर सामने आता है, टॉपिक सामने आता है तो उससे जनाब कोई चीज़ जो है वो मुतासर नहीं हो सकती।
इसी तरह से एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन with intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transfer. आप एक ऐसी ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉपर्टी की जो विदाउट कंसिडरेशन है और आपकी नीयत है कि आप डिफ्रॉड करेंगे सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को, तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इसको वाइडेबल करवा सकता है किसी भी वक्त। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं और पार्ट परफॉर्मेंस को डिस्कस करते हैं। When any person contracts to transfer for consideration any immovable property by writing signed by him or on his behalf, from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty, जब कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है कंसिडरेशन के जरिए और लिख कर अपने दस्तखत कर देता है या उसकी तरफ से कोई शख्स किसी टर्म्स के साथ ट्रांसफर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो ये रीजनेबल सर्टेनिटी समझी जाएगी। एंड द ट्रांसफरी हैज इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्ट देयरऑफ और द ट्रांसफरी बीइंग ऑलरेडी इन पोजेशन कॉन्स्टिट्यूट्स इन पोजेशन in part performance of the contract and has done some act in the furtherance of the contract, और दूसरी तरफ से जो ट्रांसफरी है उसने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है, पोजेशन उसने हासिल कर लिया है और ऑलरेडी अगर पोजेशन में है तो उसको जारी रखा हुआ है। तो इसी तरह से एंड द ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड और इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और वो अपने हिस्से की जो परफॉर्म करने के लिए तैयार भी है। Now, notwithstanding that a contract, though required to be registered, has not been registered, इसको registered होना चाहिए था लेकिन अभी तक ये registered नहीं हुआ, or where there is an instrument of transfer, that the transfer has not been complied in the manner prescribed thereby law for the time being enforced, और ये बात सामने आ जाती है कि जो कानूनी नाफज़ वक्त है उसके मुताबिक उसको कंप्लाई नहीं किया गया। The transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transfer, तो उसको मना कर दिया गया कि आप enforcement नहीं करवा सकते ट्रांसफर के खिलाफ। And persons claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession, क्योंकि अब ट्रांसफरी उसका कब्जा ले चुका है और उसने अपने कब्जे को जारी रखा हुआ है। Other than a right expressly provided by the terms of the contract, लेकिन अगर इसके अलावा आपने कोई टर्म्स लिखी हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो आप उनको फुलफिल करने के मजाज हैं। Provided that nothing in the section shall affect the right of transfer for consideration who has no notice of the contract or part performance of thereof। इसके बाद जनाब अली जो सेक्शन है वो है 54 और सेक्शन 54 जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो that deals with sale. So far as the definition of the sale is concerned, sale is the transfer of ownership in exchange for a price paid and promised or part paid or part promised. Sale में चार चीजें बड़ी जरूरी हैं, पार्टीज होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए और ट्रांसफर और कन्वेंस होनी चाहिए और प्राइस और कंसिडरेशन जो है वो होना जरूरी है। जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक होता है कि सेल कैसे मेड आउट होती है या सेल कैसे बनती है, सच ट्रांसफर इन द केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए वैल्यू ऑफ 100 rupees एंड अपवर्ड्स और इन द केस ऑफ ए रिवर्शन और अदर इंटेंजिबल थिंग्स कैन बी मेड ओनली बाय द रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। जी अगर किसी चीज़ की प्राइस 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। In the case of tangible immovable property, a value less than 100 rupees, such transfer may be made either by registered instrument or by delivery of the property. Delivery of tangible immovable property takes place when the seller places the buyer or such person as he directs in possession of the property. Contract for sale का जहाँ तक ताल्लुक है, contract for sale of immovable property is a contract that a sale of such property shall take place on terms settled between the parties. It does not of itself create any interest or change such. Contract for sale का मतलब है कि दोनों पार्टीज के दरमियान जो टर्म्स और कंडीशंस सेटल्ड होंगी
वो जो है वो आप उसको कंसीडर करेंगे। इसके अलावा आपको किसी चीज़ को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में जहाँ तक एसेंशियल्स ऑफ सेल का ताल्लुक है, तो सेल के लिए जी 4 एलिमेंट्स बड़े ज़रूरी हैं। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन, लाजमी है कि पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हों। और उसके बाद है जी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ऐसा हो जो ट्रांसफ़र हो सकता हो। और उसके बाद है जी ट्रांसफ़र और कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी, उसके हवाले करना, और पेमेंट ऑफ प्राइस और कंसिडरेशन। दीज आर द 4 वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सेल। Now I would like to discuss a little bit regarding, so far as the right and liabilities of buyer and seller, student must look at section 55. It's a very easy question which they can easily do. Now अब छोटा सा इस पे जो मैं बताना चाहूँगा, तो जो ड्यूटीज ऑफ सेलर हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ द सेल, तो इसमें फॉलोइंग ड्यूटीज उसको फुलफिल करनी है जी के टू डिस्क्लोज मटेरियल डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी और इन हिज टाइटल टू प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है तो आप लाजमी डिस्क्लोज करेंगे। और आप टाइटल डीड प्रोड्यूस करने के आपकी ड्यूटी है आपकी। इसके अलावा आपकी ये ड्यूटी है कि टाइटल के बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं तो आपने उनके आंसर्स देने हैं, और फिर आपने जो ट्रांसफ़र है उसको एग्जीक्यूट करवा के देना है टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और जिस तारीख को आपने प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है उसके दौरान आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी केयर करें और पे आउटगोइंग्स, that is public charges, rent etc. up to the completion of the sale। और सेल मुकम्मल होने तक आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अगर उसके कोई इंटरेस्ट है, कोई रेंट है, कोई टैक्सेस वगैरह हैं तो आप उसको अदा करने के पाबंद हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मज़ीद इसमें से TPA में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।